भारत भूमि के हर एक इंसान की आज़ादी मराठों के बलिदान का तोहफा है। लाखों मराठों ने अपनी जान की बाजी लगाकर मुगल, आदिल शाह, कुतुब शाह, मैसूर के सुल्तान, बंगाल के नवाब, अंग्रेज, पोर्चुगीज, फ्रेंच ऐसे सैकड़ों प्रकार के विदेशियों से भारत भूमि की सुरक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए। पर फिर भी आज के बच्चे कहते हैं, कौन है मराठे, कौन सा युद्ध? मुगलों की गुलामी जिनके खून में बहने लगी थी, उन्होंने कभी मराठों का साथ दिया नहीं, फिर चाहे वो अपना हो या पराया। खैर, इस दुनिया में जन्म लेने वाले हर एक इंसान का कुछ ना कुछ मकसद होता है। मकसद पूरा होने के बाद वो इस धरती माँ में विलीन हो जाता है। टर्की, मंगोलिया, अफगानिस्तान, ईरान जैसे जगह से निकलकर हिंदुस्तान में अपना डेरा लगाए हुए लोगों को भगाना, ये मराठों का मकसद था। साल 1630 से लेकर 1718 के बीच ये मकसद पूरा हुआ और अखंड हिंदुस्तान पर मराठों का शासन लागू हुआ। पर समय और काल शाश्वत है, काल को कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए मुगल और बाकी विदेशी मलेचों का खात्मा करने के बाद मराठों का मकसद लगभग पूरा हो चुका था और हिंदुस्तान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और अंग्रेजों की गुलामी की तरफ चलने लगा था। इस चक्र को पूरा करने के लिए मराठों का विघटन जरूरी था। पर अफसोस की बात ये थी कि समय ने विघटन की जवाबदारी अंग्रेजों को सौंप दी और अंग्रेजों ने मराठों का नाजायज फायदा उठाकर पूरे हिंदुस्तान पर यूनियन जैक चिपका दिया। इस वीडियो में हम उस समय की बात करेंगे जब मराठों का अंत निश्चित हो चुका था। कैसे अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य के आखिरी पेशवा को पुणे से भगाया, कैसे अंग्रेजों ने छत्रपति को अपने काबू में कर लिया, कैसे शनिवार वाड़ा से मराठों का झंडा निकाला गया। आज इन तमाम बातों को सही अंदाज के साथ जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी, जहां मराठा साम्राज्य और महाराष्ट्र राज्य से जुड़ी सच्ची कहानियों का जिक्र होता है। मराठा साम्राज्य का अंत तो साल 1818 में हुआ, पर इस अंत की शुरुआत हुई 13 मार्च 1800 में। जी हाँ, नाना फडणवीस के मृत्यु के साथ मराठा साम्राज्य को ऐसा ग्रहण लगा जो आने वाले समय में छूट नहीं पाया। इस अंधेरे में मराठे बिखर गए, खास रूप से शिंदे, होलकर, गायकवाड़ पेशवाई से अलग हो गए। पेशवाई के साथ ऐसा होना ही था क्योंकि छत्रपति शाहू महाराज की मृत्यु के बाद छत्रपति को पीछे ढकेलकर पेशवाई आगे आई थी और इस पेशवाई को दुख और बर्बादी का सामना करते हुए अपना राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी, पेशवाई इतनी भी कमज़ोर नहीं थी जो अंग्रेज़ों के सामने इतनी आसानी से घुटने टेक देती। पेशवाई की सबसे बड़ी कमज़ोरी उनके खुद के लोग थे, जो खुद को पेशवा से बड़े मानते थे। हर कोई उठकर खुद को पेशवा बोलने लगा। जिसको गद्दी नहीं मिलती थी वो अंग्रेज़ों से दोस्ती करके युद्ध करवाता था। महाभारत के बाद श्री कृष्ण की द्वारका में जो हुआ, उसे खुद श्री कृष्ण भी रोक नहीं पाए। श्री कृष्ण देखते रहे और उनका यादव वंश एक दूसरे से लड़कर मर गया। ठीक उसी प्रकार से नागपुर के भोसले, सातारा के भोसले, पुणे के पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़, शिंदे और होलकर, ये सभी लोग एक दूसरे से लड़ने लगे और इसका फायदा उठाया अंग्रेज़ों ने। जब दो बलवान व्यक्ति के बीच लड़ाई होती है तो बलहीन व्यक्ति भी न्यायाधीश बन जाता है। अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे पेशवाई को निगलना शुरू किया। नाना फडणवीस के मृत्यु के बाद बाजीराव दूसरा इस पेशवाई को संभाल नहीं पाए और उन्होंने अंग्रेज़ों की शरण ले ली। इस शरण का नतीजा निकला बेसिन की संधि, जो साल 1802 या 1803 के बीच हुई होगी। अब ये संधि क्यों हुई होगी? ये पेशवाई का एक मूर्खतापूर्ण समय था। जब यशवंतराव होलकर ने सबको एक करके अंग्रेज़ों को भारत से भगाने का मास्टर प्लान तैयार किया, तब खुद पेशवा और दौलतराव शिंदे उनके विरोध में आ गए। पेशवा को लगा कि ये होलकर हमारी जगह ले लेगा, इसीलिए 25 अक्टूबर 1802 में पेशवा और होलकर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें यशवंतराव होलकर ने सबको पराजित कर दिया।
इस हार के बाद पेशवा की गद्दी कमजोर हो गई और यशवंतराव होलकर शक्तिशाली हो गए और सिर्फ उनसे बचने के लिए पेशवा बाजीराव दूसरा ने अंग्रेजों के साथ एक संधि करते हुए पेशवा की गद्दी बरकरार रखी। अगर किसी भी हालत में ये ट्रीटी नहीं होती तो अंग्रेज पश्चिम भारत को कभी जीत नहीं पाते, क्योंकि यशवंतराव होलकर जल्द ही अंग्रेजों के साथ बड़ा युद्ध करने वाले थे। ये युद्ध पानीपत के तीसरे युद्ध के समान होता, पर अफसोस के साथ यशवंतराव होलकर को पेशवाई का साथ मिला नहीं। बेसिन की संधि तो हो गई, पेशवा को लगा कि अब सब ठीक हो गया, पर अन्य मराठा सरदार इस संधि के विरोध में आने लगे। पेशवा को भी महसूस होने लगा कि उन्होंने गलत कदम उठाया है। तो इस तरह शुरू हुआ दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध, जो 1803 में शुरू हुआ। लगभग 2 साल इस युद्ध के भयानक परिणाम निकलते रहे। दूसरे युद्ध में पेशवाई पूरी तरह से बर्बाद हो गई, पर फिर भी अंग्रेजों ने पेशवाई को पूरी तरह से खत्म नहीं किया। वे चाहते तो एक झटके में पेशवाई का नामो निशान मिटा देते, पर उन्होंने तड़पा तड़पा कर मारने का प्लान बनाया, जिसमें वे पेशवाई को यूरोपियन न्याय प्रणाली के तहत दोषी साबित करने लगे। अंग्रेजों का शासन स्लो पॉइजन की तरह था, जो पेशवा और नागपुर तथा सातारा के छत्रपति ने 1803 में ही पी लिया था, पर उसके नतीजे 1817 और 1818 के बीच निकले। इस स्लो पॉइजन का नतीजा था तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध, जिसमें मराठा सेना के सबसे होनहार सेनापति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उनका नाम था बापू गोखले। इस युद्ध के पहले बाजीराव दूसरा ने अंग्रेजों को खूब परेशान किया, उनके अधिकारियों को मौत के घाट भी उतारा, उनके ऑफिसेस को भी आग लगा दी। इस तीसरे युद्ध को अंग्रेजों ने जीत लिया और बाजीराव दूसरा से अहमदनगर, मालवा, बुंदेलखंड जैसे राज्य हड़प लिए। अब पेशवाई के हाथ सिर्फ पुणे शहर बचा था। वहां भी अंग्रेजों ने अपने ऑफिसेस खोल लिए थे। भोसले और पेशवा के साथ इतना अत्याचार क्यों हुआ? उनकी क्या गलती थी? इसका जवाब है अज्ञानता। जी हाँ, अंग्रेज हर मायने में पेशवा से होशियार थे। एक तरफ जहाँ पेशवा गुस्से में आकर युद्ध करते थे, वहीं अंग्रेज शांत रहकर सामना करते थे। खास रूप से एल्फिंस्टन नामक इंसान बहुत होशियार था। वो कमाल का शांत और सरल इंसान था। गुस्सा तो उसे आता ही नहीं था, पर जवाब देने में माहिर था। उसने पेशवा को महल से निकालकर पुणे के रास्ते पर लाकर रखा। पेशवा के सामने सातारा राज्य की सेवा भी की। पेशवा को गर्दिश में लाकर छत्रपति की सेवा करने के पीछे की वजह भी साफ थी। अंग्रेजों ने 1818 में पेशवाई खत्म की और फिर 1850 के दौरान सातारा तथा नागपुर के भोसले को भी तंग किया। अपने आखिरी दिनों में मराठा साम्राज्य का आखिरी पेशवा की हालत इतनी दर्दनाक थी कि पुणे शहर के लोग भी उनसे नफरत करने लगे थे। 16 नवंबर 1817 में पेशवा बाजीराव दूसरा को शनिवार वाड़ा छोड़ना पड़ा। असल में उन्हें वहां से भागना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों ने उन पर बेहद सारे केसेस ठोक दिए थे। बाजीराव फरार होने की खबर मिलते ही एल्फिंस्टन की फौज पुणे शहर में आ गई। अंग्रेजों की टोली देखकर पुणे शहर के लोग डर गए। सबने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। दुकानदारों ने भी दुकानें बंद कर दी। उस वक्त पेशवा के ओर से अखबार भी छपता था। उस दिन आखिरी अखबार छपा और लोगों को बताया गया कि अब पुणे से पेशवाई हटकर अंग्रेजों का शासन लागू हो चुका है। शनिवार वाड़ा पर अंग्रेजों का झंडा लगाया गया। लोग तो पहले से ही डर चुके थे। चारों तरफ खामोशी थी। ये सब एल्फिंस्टन देख रहा था। एल्फिंस्टन के साथ कुछ मराठी सरदार भी थे। उनसे शहर की जानकारी निकाली गई। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये एल्फिंस्टन कमाल का शांत इंसान था। उसने बड़ा ही प्यारा संदेश पुणे के लोगों को भेजा। उसने इस बात का आश्वासन दिया कि उनके वजह से पुणे शहर को कोई नुकसान नहीं होगा। उसने लोगों को अपनी दुकानें खोलने को भी कहा। शहर के मुख्य लोगों को अपने पास बुलाकर खुशहाल बातें भी की। एल्फिंस्टन अकेला अंग्रेज है जिसे कोई भी भारतीय नफरत नहीं करता था, चाहे वो लोकमान्य तिलक हो या फिर कोल्हापुर के शाहू महाराज। उसने भारत में खुश और आनंदित रहकर समय गुजारा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो सच में अच्छा था। आखिरकार पेशवाई मिटाने के पीछे उसका बड़ा हाथ था।
16 नवंबर 1817 से 3 जून 1818 तक पेशवा बाजीराव दूसरा अपनी पहचान छुपाए हुए यहाँ वहाँ भाग रहे थे। सिर्फ बाजीराव ही नहीं बल्कि कोई भी मराठा अंग्रेज़ों की होशियारी समझ नहीं पाया। जब उन्होंने यूरोप का कानून मराठों पर लागू करके उन्हें दोषी साबित किया, तब मराठे सरदारों को ये बात पता होनी चाहिए थी कि ये अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों के घर में घुसकर अपनी मनमानी कैसे कर सकते हैं। इतनी साधारण बात पेशवा को समझ नहीं आई। तब तक होलकर, शिंदे, गायकवाड़ ने अंग्रेज़ों की गुलामी मंजूर कर ली थी। अंग्रेज़ों के लिए आखिरी दुश्मन पेशवा थे, जिनसे उन्होंने निपट लिया था। आखिरकार 3 जून 1818 को पेशवा बाजीराव दूसरा ने मालकम नामक अंग्रेज़ के सामने आत्मसमर्पण कर लिया। अब एल्फिंस्टन पेशवा को कैदी बनाकर फांसी पर चढ़ा सकता था, पर उसे दूसरों के नज़रों में बुरा बनना नहीं था। इसीलिए उसने पेशवा से पूरा मुल्क अंग्रेज़ों के नाम लिखवा लिया। ये भी लिखवाया कि बाजीराव या कोई भी मराठा अंग्रेज़ों के विरोध में नहीं आएगा। पेशवा के हाथों अंग्रेज़ों की हत्या हुई थी और कुछ ऑफिसेस भी जलाए थे। वो केसेस भी मालकम ने पीछे ले लिए। मराठा साम्राज्य के आखिरी पेशवा से अंग्रेज़ों ने सब कुछ छीन लिया। मालकम ने झूठी दया दिखाते हुए बिठूर नामक छोटा सा गांव पेशवा को दे दिया। साथ में प्रति साल 8 लाख रुपए की पेंशन भी लागू की। मालकम द्वारा दी गई सुविधाओं के कारण अंग्रेज़ों के कोलकाता हेड ऑफिस में विरोध भी हुआ, पर मालकम ने उन्हें आश्वासन दिया कि अब पश्चिम भारत से कोई भी इंसान अंग्रेज़ों का विरोध नहीं करेगा। इन सभी बातों के साथ अंग्रेज़ों ने बाजीराव दूसरा को पुणे से निकालकर कानपुर नज़दीक बिठूर गांव में भेज दिया, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। असल में वे बिठूर की जगह वाराणसी चाहते थे, पर अंग्रेज़ों ने मना कर दिया। भोसले परिवार के सामने पेशवाई खत्म हुई। उनका भी आत्मबल टूट गया। अंग्रेज़ बेहद ही खतरनाक लोग हैं, इस बात का डर उनके मन में बैठ गया। इसीलिए छत्रपति प्रताप सिंह अंग्रेज़ों का विरोध कर नहीं पाए। असल में अंग्रेज़ों ने ही प्रताप सिंह को छत्रपति की गद्दी पर बिठाया था। हिंदुस्तान में जितनी भी रियासतें थीं, वहाँ अंग्रेज़ों ने अपनी राजनीति चलाई और बड़े ही होशियारी के साथ पूरे हिंदुस्तान को निगल लिया। पर क्या मराठे सच में शांत बैठने वाले थे? अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए तब भी वासुदेव बलवंत फड़के, उमाजी नाइक जैसे लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ शस्त्र उठाए। इन दोनों के अलावा दूसरे लोग भी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को खूब तंग किया।